नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं क्लियर कट। जब एक 16 साल का बच्चा पंखे से लटका मिलता है, जब एक आईआईटी का छात्र 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है, जब किसी मां के सपने परीक्षा के नतीजों के साथ दम तोड़ देते हैं, तो सवाल उठता है कि यह सिर्फ आत्महत्या है या किसी सुनियोजित सिस्टम की हत्या। क्या ये मौतें आकस्मिक हैं? क्या ये सिर्फ अवसाद, असफलता या व्यक्तिगत कमजोरी का परिणाम है, या फिर हम सब यानी कि माता पिता, शिक्षक, कोचिंग संस्थान, विश्वविद्यालय और सबसे ज्यादा सरकारें कहीं ना कहीं इन मौतों के लिए जिम्मेदार हैं? देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इन हादसों को सिस्टम की नाकामी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए वो सिर्फ अदालत के नहीं थे, वे हर उस मां के सवाल थे जिसने अपने बेटे को कोटा भेजा था, हर उस पिता की चीख थी जिसने आईआईटी का सपना देखा था, और हर उस दोस्त की सिसकी थी जो अब उस खाली कुर्सी को देखकर पढ़ता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अब आखिरकार वो सवाल उठा दिए हैं जो वर्षों से छात्रों की डायरियों में दर्ज थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। कोर्ट ने स्पष्ट कहा, क्या ये संस्थान आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या परीक्षा की तैयारी एक ऐसा मानसिक बोझ बन चुकी है जो बच्चों की जान ले रही है? कोर्ट ने न केवल चिंता जताई बल्कि आदेश दिया कि देश भर के कोचिंग संस्थानों से आंकड़े जुटाए जाएं। कितने छात्रों ने आत्महत्या की, कितने संस्थानों ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ नियुक्त किए हैं और कितने मामलों में छात्रों को समय रहते सहायता दी गई। अदालत ने यह भी कहा कि शिक्षा सिर्फ जानकारी देने का नाम नहीं है। शिक्षा का पहला उद्देश्य जीवन देना होना चाहिए, और अगर वह जीवन छीन रही है तो हमें उस पूरी प्रणाली पर पुनर्विचार करना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में बढ़ते आंकड़े परेशान कर देने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में देश भर में कुल 1,70,924 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से 13,044 छात्र थे। साल 2001 में स्टूडेंट्स की मौत के आंकड़े 5,425 थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 100 आत्महत्याओं में करीब 8 स्टूडेंट्स होते हैं। इनमें से 2,248 छात्रों ने सिर्फ इसलिए जान दे दी क्योंकि वे परीक्षा में फेल हो गए थे। कोर्ट ने कहा, जब युवा बच्चे पढ़ाई के बोझ, समाज के तानों, मानसिक तनाव और स्कूल कॉलेज की बेरुखी जैसी वजहों से अपनी जान दे रहे हैं, तो यह साफ दिखाता है कि हमारी पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर है, फेल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 वर्षीय नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के मामले में सुनवाई की। यह छात्रा विशाखापट्टनम में पढ़ रही थी। उसकी मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूरे देश के लिए 15 अहम दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस जारी किए। अगर हम कुछ एक अहम दिशा निर्देशों पर गौर करें तो सभी शिक्षण संस्थानों को उम्मीद, मनोदर्पण और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति पर आधारित मानसिक स्वास्थ्य नीति अपनाने की जरूरत है। हर साल अपडेट कर वेबसाइट और सूचना बोर्ड पर लगाना होगा। जहां 100 से अधिक छात्र हों, वहां प्रशिक्षित काउंसलर, मनोवैज्ञानिक या सोशल वर्कर नियुक्त करने होंगे। छोटे संस्थान बाहरी विशेषज्ञों से जुड़ें। परीक्षा या कोर्स बदलाव के समय हर छात्र समूह को एक मेंटोर या काउंसलर दिया जाए। कोचिंग संस्थान प्रदर्शन के आधार पर बैच ना बनाए और ना ही छात्रों को शर्मिंदा करे। संस्थान सभी शिक्षकों और स्टाफ को साल में 2 बार मेंटल हेल्थ और आत्महत्या संकेतों की भी ट्रेनिंग दे। इसके साथ तमाम और भी दिशा निर्देश हैं। इसका मकसद छात्रों की मानसिक स्थिति को सुधारना और आत्महत्या की घटनाओं को रोकना है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह 90 दिनों के भीतर हलफनामा जमा करे, जिसमें यह बताया जाए कि छात्रों की मानसिक परेशानियों पर काम कर रही नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट और सुझाव कब तक पूरे किए जाएंगे। देख लीजिए राजस्थान का कोटा, वह शहर जहां हर साल लाखों सपने दाखिल होते हैं और उनमें से कुछ सपनों को कभी सुबह देखने का मौका भी नहीं मिलता। साल 2023 में कोटा में 26 छात्रों ने आत्महत्या की। यह आंकड़ा पिछले 8 सालों का सबसे भयानक है। आप सोचिए, हर पखवाड़े यानी हर 15 दिन में एक छात्र दम तोड़ रहा है, और मरने के बाद जब जांच होती है तो वही पुरानी कहानी, वही पुराने बहाने कि वो अवसाद में था यानी डिप्रेशन में था, पढ़ाई का दबाव था, माता पिता की उम्मीदें थी। लेकिन क्या हमने कभी देखा कि उसकी हॉस्टल की खिड़की के बाहर कोई हरियाली थी या नहीं?
क्या कमरे में एक इंसान था जिससे वो बात कर सके? महज 17 साल का एक लड़का बिहार से आया था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था। कोचिंग, टेस्ट, होमवर्क, साइलेंस और डर, यही उसका रूटीन था। 2 साल से दबाव में जी रहा था। एक दिन सुसाइड नोट में बस एक लाइन लिखी, मैं आपके सपनों पर खरा नहीं उतर सका पापा, और फिर वो चला गया, उसी पंखे से लटक कर जिसके नीचे वो कभी पढ़ाई किया करता था। आप माने या नहीं, लेकिन आत्महत्या अब सिर्फ कोचिंग सेंटरों की त्रासदी नहीं रही। ये बीमारी अब भारत के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की दीवारों के भीतर फैल चुकी है। IIT बॉम्बे का एक छात्र जो गुजरात से था, महज 18 साल का था, उसने अपनी जान गंवा दी। एक ऐसी जगह से उसने छलांग लगाई जहां उसे कोई सुन ही नहीं सका। रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि जातीय भेदभाव उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर रहा था। क्या एक ब्रिलियंट स्टूडेंट का आत्मविश्वास इतना खोखला हो सकता है कि वो मदद मांगने के बजाय मौत को गले लगा ले? अब आते हैं IIT मद्रास की एक छात्रा पर। उसका केस भी कुछ ऐसा ही था। उसने सुसाइड नोट में किसी प्रोफेसर का नाम लिखा था। तो आप सोचिए कि क्या वो अकेली थी? क्या किसी ने उसे वक्त रहते पूछा, तुम ठीक तो हो? दिल्ली की एक प्रतिष्ठित स्कूल की छात्रा, 10वीं कक्षा की स्टूडेंट, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, स्कूल प्रेशर और समाज की उम्मीदों के बीच ऐसी फंसी कि फांसी लगाना उसे ज्यादा आसान लगा। NCRB के अनुसार 2022 में 13,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की, यानी हर 40 मिनट में एक बच्चा दम तोड़ रहा है। और हमने कहा शायद वो कमजोर था। इनमें सबसे बड़ा कारण था परीक्षा में असफलता। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि परीक्षा का फेल होना जिंदगी में फेल होना कब से बन गया? WHO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। क्या अब शिक्षा जीवन की संभावना या जीवन का अंत है? कोचिंग संस्थानों का पूरा बिजनेस मॉडल डर पर टिका है। डर असफल होने का, डर माता पिता को निराश करने का, डर भविष्य अंधकारमय होने का। सुबह 6 बजे क्लास, दोपहर तक टेस्ट, शाम को डाउट क्लास, रात को सिलेबस रिवीजन और फिर नींद, यानी नींद की जगह चिंता। इन संस्थानों में ना तो काउंसलर होते हैं, ना फ्रेंडली वातावरण, ना कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ इंसान की तरह बात करे। कुछ संस्थान सिर्फ मशीन तैयार करते हैं और जब मशीनें फेल हो जाती हैं तो उन्हें डिस्पोजेबल समझकर भुला दिया जाता है। एक और असहज लेकिन जरूरी सवाल, क्या माता पिता अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों के जीवन से ऊपर रख रहे हैं? हर दूसरा छात्र अपने माँ बाप की अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में खुद को खो देता है। एक छात्र को याद आता है कि उसके पिता ने कहा था IIT नहीं निकाला तो घर लौटने की जरूरत नहीं, और उसने बात मान ली। वो कभी घर नहीं लौटा। एक और बच्चा जिसका परिवार कोटा शिफ्ट हो गया ताकि वह मेडिकल की तैयारी कर सके। हर दिन उससे पूछा जाता, क्लास में कौन टॉपर है, तुम्हारा नंबर क्या है? एक दिन जवाब नहीं मिला, सिर्फ एक सन्नाटा मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक काउंसलर पर 5,000 छात्र हैं। IIT मद्रास ने मेंटल हेल्थ सेल तो शुरू किया, लेकिन स्टूडेंट्स तक पहुंच ही नहीं पाई। कोटा प्रशासन ने 2023 में हेल्पलाइन शुरू की, वीकली हॉलिडे की घोषणा की, लेकिन जमीनी हालात नहीं बदले। सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्ती दिखाई है। निर्देश दिए गए हैं कि हर कोचिंग संस्थान में पंजीकरण अनिवार्य है, हर संस्थान में काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सुविधा हो, और एक बार में सीमित संख्या में ही छात्रों को एडमिशन दिया जाए। तो अब वक्त आ गया है कि हम छात्र की पहचान एक रोल नंबर, एक रैंक या एक टॉपर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में करें। राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए नीति बननी चाहिए। कोचिंग संस्थानों के लिए रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य अनिवार्य विषय बने। माता पिता को बच्चों के साथ संवाद सिखाया जाए। मीडिया को आत्महत्या की खबरें संवेदनशीलता से दिखानी चाहिए। आत्महत्या कोई निजी निर्णय नहीं है, ये एक सामाजिक विफलता है। ये उस समाज की हार है जो मार्कशीट को मन की शांति से ऊपर रखता है। हर बच्चा जो इस दुनिया से गया वो एक चीख छोड़ गया, मेरे अंदर बहुत कुछ था पर मुझे समझा नहीं गया। क्लियर कट में आज यही सवाल कि क्या शिक्षा का उद्देश्य महज जानकारी देना है या फिर इसका मकसद छात्रों को जीने की कला सिखाना भी। अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आज रात उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए, तुम सच में खुश तो हो ना? और अगर वो कुछ कहे तो सुनिए बहुत ध्यान से।